बात करते हैं अगले लेक्चर की, लेक्चर नंबर 5, लास्ट लेक्चर ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। द टॉपिक इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी लेटेस्ट थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर एक्सेप्शंस आने के बाद दी गई लास्ट थ्योरी, जिसका नाम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर जो एक्सेप्शन आया वो ये कि ऑक्सीजन जो आती वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग वो आ रही थी डायामैग्नेटिक, यानी कि वैलेंस शेल के अंदर मिल रहे थे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आपको ये बात बताती है कि ऑक्सीजन डायमैग्नेटिक नहीं होती, ऑक्सीजन कैसी होती है, पैरा मैग्नेटिक। ये थ्योरी डेवलप करी हुंस और मिलिकन ने। इस थ्योरी के कुछ साइलेंट फीचर, एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को बनाते हैं जिनकी की एनर्जीज और डायरेक्शन सिमिलर हो। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल के अंदर एक ही न्यूक्लियस के अबाउट इन्फ्लुएंस होता है, लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन दो या दो से ज्यादा न्यूक्लियस के द्वारा इन्फ्लुएंस होता है, जिसकी वजह से एटॉमिक ऑर्बिटल जो होते हैं वो होते हैं मोनोसेंट्रिक, जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होते हैं वो होते हैं पॉलीसेंट्रिक। जब भी दो एटम्स कंबाइन करेंगे बनाएंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तैयार होंगे, यानी कि अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं तो दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होते हैं वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं इनके नाम एक बार समझ लो। दो टाइप के जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं वो बनते हैं इंटरफेरेंस की वजह से। इंटरफेरेंस वेव का एक फिनोमेनन है जो कि दो तरीके का होता है, एक होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और दूसरा होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से जो बन करके आने वाला ऑर्बिटल होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उसको बोलते हैं बीएमओ, यानी कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से बन करके आने वाला जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है उसका नाम देते हैं हम एबीएमओ। एबीएमओ का मतलब है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने टाइप के हुए, दो टाइप के। एक का नाम क्या है बीएमओ और एक का नाम क्या है एबीएमओ। गॉट इट। एक बनता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से, एक बनता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से। हम इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल की वेव्स एक ही डायरेक्शन में ओवरलैप करती हैं, तो नई वेव का जो एम्पलीट्यूड बन करके आएगा वो एकदम बढ़ जाएगा। एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं एक सिंबल से जिसको बोलते हैं साई, सिंबल का नाम है साई। अगर दोनों वेव के एम्पलीट्यूड में से एक का एम्पलीट्यूड ए है और एक का एम्पलीट्यूड बी है तो सिंबल हो जाएगा साई ए प्लस साई बी। ये तो हो गया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करें, यानी कि दोनों वेव अगर अपोजिट फेज में ओवरलैप कर जाए तो रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड एकदम कम हो जाएगा, तो नई जो वेव बनेगी उसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा साई ए माइनस साई बी। ये कब होगा, जब दो वेव एक दूसरे के अपोजिट फेज में ओवरलैप करते हैं। तो साई ए माइनस साई बी रिप्रेजेंट करेगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को और साई ए प्लस साई बी रिप्रेजेंट करेगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को। अगर दो हाइड्रोजन के 1s 1s ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तो टोटल मिलाकर दो ओवरलैप कर रहे हैं तो दो ही बनेंगे, एक कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग होगी एक डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग होगी। कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग के अंदर बनकर के अंदर आने वाले ऑर्बिटल कहलाएंगे बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग। अब जो बॉन्डिंग वाले हैं उनको कैसे दिखाया जाएगा और एंटी बॉन्डिंग वालों को कैसे दिखाया जाएगा, तो बॉन्डिंग वाले जितने भी होंगे उनके ऊपर स्टार नहीं लगाना है और एंटी बॉन्डिंग वाले जितने भी बनेंगे उनके ऊपर स्टार का सिंबल लगा देना है। अब अगर 1s 1s ओवरलैप करता है तो दो टाइप के बनते हैं, एक बनता है सिग्मा 1s और दूसरा बनता है सिग्मा स्टार 1s। तो सिग्मा स्टार 1s जो है वो कहलाएगा एबीएमओ और सिग्मा 1s जो कहलाएगा वो कहलाएगा बीएमओ। गॉट। अब ये जो सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s है, हम इन दोनों को हटा करके एक साथ के भी लिख सकते हैं। ठीक है, इन दोनों को हटा करके कॉन्फ़िगरेशन के अंदर के और के लेटर यूज करा जा सकता है। जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है उसकी एनर्जी कम होती है, एंटी बॉन्डिंग वाले की एनर्जी ज्यादा होती है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में एंटर करना पसंद करेगा जिसकी एनर्जी कम है। तो ऑब्वियस सी बात है मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी किस टाइप के ऑर्बिटल डिसाइड करेंगे, तो आंसर है बीएमओ डिसाइड करेंगे। जबकि मॉलिक्यूल को अनस्टेबल कौन करेंगे, एबीएमओ करेंगे, क्योंकि एबीएमओ रेस्पॉन्सिबल होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से। बाकी इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी, फिलिंग्स के लिए सारे रूल्स फॉलो होंगे, ऑफ बाउ पॉली और हुंस रूल, ये सारे रूल्स फॉलो होंगे
जब आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की फिलिंग करेंगे। एटॉमिक ऑर्बिटल जब ओवरलैप करेंगे तो ओवरलैप करने का प्रिंसिपल जो यहाँ काम करेगा उसको बोलेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, दैट इज LCAO। ये प्रिंसिपल एप्लीकेबल किस पर है? होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स पर। जैसे कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के अंदर 2 हाइड्रोजन के एटम है, हर एक हाइड्रोजन एटम अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेके बैठा हुआ है वनस ऑर्बिटल के अंदर। तो जैसी वनस वनस ऑर्बिटल 2 हाइड्रोजन के ओवरलैप करेंगे तो ओवरलैप करने से जो वेव बनेगी उसका एम्पलीट्यूड हो गया साई ए प्लस साई बी। अब अगर दोनों वेव एक ही डायरेक्शन में ओवरलैप कर जाए तो बन जाएगा साई ए प्लस साई बी, और अपोजिट फेज में साई ए माइनस साई बी। गॉट इट? 2 टाइप के ऑर्बिटल बन सकते हैं, एक का नाम होगा सिग्मा, दूसरे का नाम होगा पाई। सिग्मा के 2 टाइप हो जाएंगे, सिग्मा और सिग्मा स्टार। सिग्मा रिप्रेजेंट करेगा ए बी एमओ को, सिग्मा स्टार रिप्रेजेंट करेगा ए बी एमओ को, पाई रिप्रेजेंट करेगा बी एमओ को, और पाई स्टार रिप्रेजेंट करेगा ए बी एमओ को। ए बी एमओ का मतलब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से तैयार हुआ और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से तैयार हुआ। तो स्क्रीन पे जो डायग्राम दिखाया जा रहा है वो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बन करके आने वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के बारे में बताया जा रहा है, जिसमें कि बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग 2 टाइप के ऑर्बिटल एग्जिस्ट करते हैं। क्वेश्चन है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फिल्ड अकॉर्डिंग टू द, आंसर इज ऑल द अबव, ऑबा, पॉली और हुंस सभी प्रिंसिपल एप्लीकेबल हैं यहाँ पर। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 2 टाइप के होते हैं, सिग्मा, सिग्मा स्टार, पाई, पाई स्टार, यानी आंसर हो गया डी, ऑल द अबव। कंडीशन फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, क्या कंडीशन है? तो द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट हैव सेम एनर्जी और नियरली सेम एनर्जी, यानी जो ऑर्बिटल कंबाइन करें उनकी एनर्जी सेम या नियरली सेम होनी चाहिए, यानी कि एक एटम का 1s दूसरे एटम के 2s के साथ कभी ओवरलैप नहीं करेगा। 1s ऑर्बिटल एक एटम का दूसरे एटम के 1s के साथ ही ओवरलैप करेगा क्योंकि इन दोनों की एनर्जी बराबर है। द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट हैव द सेम सिमेट्री अबाउट द मॉलिक्यूलर एक्सिस, जैसे कि 2p2pz ही आपस में ओवरलैप कर पाएंगे क्योंकि इन दोनों की एक्सेस ऑफ सिमेट्री सेम है, जबकि 2pz गलती से भी 2px के साथ या 2py के साथ ओवरलैप नहीं करेगा। ओवरलैपिंग का एक्सटेंट मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी डिसाइड करेगा। अब अगर मान लीजिए कि आपके पास कोई एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें कि इंडिविजुअल एटम का एटॉमिक नंबर 7 से कम या 7 के बराबर है, यानी कि मॉलिक्यूल में टोटल मिला के 14 इलेक्ट्रॉन है, तो जिस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले एंटर करता है वो होता है सिग्मा 1s, उसके बाद नंबर आता है सिग्मा स्टार 1s, उसके बाद सिग्मा 2s, आफ्टर दैट सिग्मा स्टार 2s, उसके बाद पाई 2px जिसकी एनर्जी इक्वल होती है पाई 2py के, उसके बाद नंबर आता है सिग्मा 2pz का, उसके बाद पाई स्टार 2px जिसकी एनर्जी इक्वल है पाई स्टार 2py के, एट लास्ट सिग्मा स्टार 2pz। ये हो गया 14 इलेक्ट्रॉन्स के लिए। और अब अगर 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है यानी 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो सबसे पहले सिग्मा 1s, यानी कि फॉर्मेट पूरा का पूरा सेम होगा, बस एक स्लाइड चेंज थोड़ा दिमाग में याद रखना है कि अगर मॉलिक्यूल के अंदर एटॉमिक नंबर 7 से ज्यादा आता है यानी मॉलिक्यूल पे ओवरऑल मिला करके 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो आपको करना ये है कि सिग्मा 2pz को उठा करके यहां ले आना है, ठीक। बाकी पूरा का पूरा फॉर्मेट एज इट इज। गॉट इट? ये किनके लिए? उनके लिए जिनमें की 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी डिसाइड करी जाएगी कि इलेक्ट्रॉन किस में ज्यादा है, बॉन्डिंग में ज्यादा है या एंटी बॉन्डिंग में ज्यादा है। अगर बॉन्डिंग में आने वाले इलेक्ट्रॉन्स के नंबर एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल से ज्यादा है तो बन करके आने वाला मॉलिक्यूल होगा स्टेबल, लेकिन अगर एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है बॉन्डिंग में कम है तो मॉलिक्यूल हो जाएगा अनस्टेबल। तो किसी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी डिसाइड कौन करते हैं? बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में आने वाले इलेक्ट्रॉन्स के नंबर। Which of the following is incorrect statement about the combination of atomic orbitals? Incorrect statement निकालना है। Combining orbitals must have the same symmetry. It is the right statement. 2p orbital of the neon atom can combine with 2pz of the other. It is impossible. ये गलत स्टेटमेंट है। 1s orbital cannot combine with 2s orbital. ये सही स्टेटमेंट है। तो सेकंड ऑप्शन जो है वो इसका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड बॉन्ड ऑर्डर। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम डिस्कशन होने जा रहा है।
नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन बनाना है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बेसिस पर। तो यहाँ पर हमने नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल का डायग्राम तैयार किया, जिसमें कि 2 नाइट्रोजन के एटम आपस में ओवरलैप करके बनाएंगे। हर एक नाइट्रोजन के एटम के अंदर होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, तो मॉलिक्यूल में आ गए टोटल मिला करके 14 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो डायग्राम बन करके आया, ये है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। किसके लिए? नाइट्रोजन के लिए, ठीक, या फिर उन सभी मॉलिक्यूल्स के लिए जिनमें की टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू अप टू कितनी है? 14 तक। तो नाइट्रोजन के अंदर टोटल मिला के होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। तो लेफ्ट हैंड साइड में नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल है जिसमें कि 1s2s2p दिया हुआ है, और लेफ्ट हैंड साइड में नाइट्रोजन का दूसरा एटम है जिसमें कि ऑर्बिटल है 1s 2s और 2p। फिलिंग करना शुरू करते हैं। एक नाइट्रोजन के ऑर्बिटल के अंदर पहले गया 1s2, ऐसे दूसरे में हमने फिलअप कर दिया 1s2, फिर 1s2 और 1s2 वाले ओवरलैप करेंगे। टोटल मिलाकर के 4 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए, 2 गए बॉन्डिंग में और 2 गए एंटी बॉन्डिंग में, यानी कि एक बन गया सिग्मा 1s और दूसरा बन गया सिग्मा स्टार 1s। उसके बाद 2s 2s ओवरलैप कर रहे हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन गए सिग्मा 2s में, 2 गए सिग्मा स्टार 2s के अंदर। नाइट्रोजन हाफ फिल्ड होता है तो 2p में आते हैं 3 इलेक्ट्रॉन, ऐसे दूसरे नाइट्रोजन के 2p में आते हैं 3 इलेक्ट्रॉन, इनकी ओवरलैपिंग हुई। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन गया पाई 2px, 2 इलेक्ट्रॉन। टोटल मिला के आपके पास हैं 6 इलेक्ट्रॉन, तो 2 2 नीचे वाले में चले गए और 2 ऊपर वाले के अंदर चले गए सिग्मा 2p z के अंदर। अब अगर आप चेक करें जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन करके आ रहा है, जो भी आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यहाँ पर बनाया, ये आ गए बीच वाले सारे के सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगर आप चेक करें तो हर एक ऑर्बिटल में हर बार कितने इलेक्ट्रॉन आए? 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये कंडीशन कैसी हो गई? पेयर्ड कंडीशन। और इलेक्ट्रॉन की जब पेयर्ड कंडीशन होती है तो मॉलिक्यूल कैसा होता है? डायामैग्नेटिक। इसी वजह से नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल कैसा होता है? डायामैग्नेटिक। कॉन्फ़िगरेशन जो आ रहा है वो क्या आ रहा है? सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, उसके बाद सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, उसके बाद पाई 2px2 इक्वल एनर्जी पाई 2py2। उसके बाद इलेक्ट्रॉन किसमें एंटर कर गया? सिग्मा 2pz2। सही है। यहाँ बीच में हमने एक मिस्टेक कर दी, यहाँ आएगा सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। तो टोटल मिला के अब इलेक्ट्रॉन आप काउंट करो। पहले इलेक्ट्रॉन गया सिग्मा 1s के अंदर, फिर गया सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s के अंदर, उसके बाद फिर सिग्मा 2s के अंदर, फिर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s के अंदर, उसके बाद फिर पाई 2px के अंदर, पाई 2py के अंदर, उसके बाद एट लास्ट सिग्मा 2pz के अंदर। तो टोटल मिला के इलेक्ट्रॉन्स के नंबर कितने हो गए? तो टोटल मिला के इलेक्ट्रॉन्स के नंबर हो गए 14 इलेक्ट्रॉन्स। टोटल मिला करके 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गई है। अब हमने निकाला बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स डिवाइड बाय 2। बॉन्डिंग में टोटल मिला करके, यानी कि जिन पे स्टार नहीं बना हुआ है उनमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं? तो टोटल मिला के आ रहे हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स। एंटी बॉन्डिंग में आ रहे हैं 4 इलेक्ट्रॉन। टोटल वैल्यू आ रही है 3 बॉन्ड ऑर्डर की, जो इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल के अंदर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है और सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, तो मॉलिक्यूल कैसा हुआ? डायमैग्नेटिक। ये हो गई इसकी कॉन्फ़िगरेशन। सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s को हटा करके हमने के कर दिया, शॉर्ट में हो गया कॉन्फ़िगरेशन इसका। सिमिलरली ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के अंदर अब कॉन्फ़िगरेशन निकाले, 16 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। तो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, उसके बाद फिर सिग्मा 2pz2, पाई 2px, पाई 2py के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, और पाई एंटी बॉन्डिंग 2px, पाई एंटी बॉन्डिंग 2py के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से बॉन्ड ऑर्डर ऑक्सीजन का निकल के आ गया 2। तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है डबल बॉन्ड, और क्योंकि पाई स्टार के अंदर आप चेक करो तो एक एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड आ रहा है, तो इसकी वजह से मॉलिक्यूल कैसा हो गया? पैरामैग्नेटिक। तो डबल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड। बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए जनरल फॉर्मूला यूज करना है 1/2 NB माइनस Na, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाय 2। अब अगर ये बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू आती है पॉजिटिव तो मॉलिक्यूल होगा स्टेबल, और अगर नेगेटिव या जीरो आती है तो या तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा या फिर मॉलिक्यूल हो जाएगा अनस्टेबल। जीरो का मतलब है एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू 1 2 3 में से आ रही है तो मतलब बॉन्ड जो है वो है सिंगल, डबल और ट्रिपल। बॉन्ड लेंथ इनवर्स होता है बॉन्ड ऑर्डर के, यानी बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी बॉन्ड लेंथ की वैल्यू उतनी कम होगी, इसलिए ट्रिपल बॉन्ड सबसे साइज में छोटा होता है क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू ज्यादा है।
बाकी मैग्नेटिक नेचर पेयर्ड या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे डिपेंडेंट होगा, पेयर्ड हुआ तो डायमैग्नेटिक, अनपेयर्ड हुआ तो पैरामैग्नेटिक। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल टोटल मिला के हैं हाइड्रोजन के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 1s2 हो गया कन्फिगरेशन, एंटी बॉन्डिंग में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू आ गई 1। तो हाइड्रोजन का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो है 1 और उस बॉन्ड को ब्रेक करने में एनर्जी लगती है 438 और बॉन्ड लेंथ है 74 पिकोमीटर। मॉलिक्यूल कैसा है, डायमैग्नेटिक, क्योंकि सिग्मा 1s के अंदर दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड कंडीशन में बैठे हैं। हीलियम का मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू कितनी आएगी, 0, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में आएंगे उतने इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में आएंगे। अब किसी चीज का अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 आता है तो मतलब मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि मॉलिक्यूल अनस्टेबल है। Got it? This is the answer. That's why helium molecule does not exist. नोबल गैस कभी भी मॉलिक्यूल नहीं बनाती, नोबल गैसेस हमेशा एटॉमिक स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं। सिमिलरली बोरॉन, बोरॉन का मॉलिक्यूल टोटल मिला के 10 इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू आ रही है 1, टोटल मिला के मॉलिक्यूल में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक। कार्बन का मॉलिक्यूल बनाया, बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू आ रही है 2। नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू आ रही है 3, ट्रिपल बॉन्ड, डायमैग्नेटिक है मॉलिक्यूल, ट्रिपल बॉन्ड का मतलब 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड। अब ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल आप तैयार करेंगे 16 इलेक्ट्रॉन के लिए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, ठीक। उसके बाद फिर सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, उसके बाद सिग्मा 2pz2, पाई 2px2, पाई 2py2, उसके बाद पाई स्टार 2px1, पाई स्टार 2py1। अब लास्ट वाले जो ऑर्बिटल हैं, केवल यही वो ऑर्बिटल्स हैं जिनके अंदर की इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अनपेयर्ड कंडीशन में बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल कैसा आता है, पैरामैग्नेटिक। यही वो थ्योरी है जो इस बात को बताती है कि ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक। बाकी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल कैसा होता है, डायामैग्नेटिक, जिसकी वजह से वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया गया था। बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू अगर निकालते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू आती है 2, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में पैरामैग्नेटिक, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन के डिफरेंट आयंस आपको दे दिए, इनका स्टेबिलिटी अरेंज करना है बॉन्ड ऑर्डर के बेसिस पर। तो नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर है 3। सिमिलरली ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के सारे आयंस ये उनके बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू के बेसिस पर निकाली गई स्टेबिलिटी। Write the electronic configuration and calculate the bond order of H2 positive, H2, He2. Explain why bond length of H2 positive is longer than in H2. तो H2 पॉजिटिव, H2 और हीलियम के मॉलिक्यूल के लिए अगर आप कन्फिगरेशन निकालेंगे सबके लिए तो आपको इनका सबका बॉन्ड ऑर्डर पता चल जाएगा, NB-Na/2 करके। तो बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू आप चेक करो तो हीलियम का तो 0 आ रहा है, बाकी H2 पॉजिटिव और H2 में से बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू जिसकी कम आ रही है वो है H2 पॉजिटिव, 1/2 आ रही है। अब बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो इनवर्स होता है, बॉन्ड ऑर्डर इनवर्स होता है किसके, बॉन्ड लेंथ के। तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम है वो कौन है, H2 पॉजिटिव, जिसकी वजह से उसकी बॉन्ड लेंथ हाइड्रोजन से ज्यादा है। तो H2 पॉजिटिव की बॉन्ड लेंथ H2 से ज्यादा है। बाकी सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर जो आ रहा है वो किसका आ रहा है, हीलियम का। तो ये हो गया पैटर्न। दिस इज द आंसर। Hence nuclear separation in H2 positive is more than in H2. Similarly ऑक्सीजन के जितने भी आयंस हैं इनका अगर आप बॉन्ड ऑर्डर निकालें तो इनके बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू आती है 2.5, 2, 1.5 और 1, यानी O2 पॉजिटिव का 2.5, O2 का 2, O2 नेगेटिव का 1.5 और O2 नेगेटिव का 1। लगातार बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू डिक्रीज कर रही है तो स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी। अब इसमें से जो O2 नेगेटिव है यानी कि पेरोक्साइड आयन जो है वो केवल वही डायमैग्नेटिक होता है, बाकी O2 पॉजिटिव, O2 और O2 नेगेटिव ये सब के सब पैरामैग्नेटिक होते हैं। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड, यानी बॉन्ड ऑर्डर है ये, और बॉन्ड ऑर्डर इनवर्स किसके चलता है, बॉन्ड लेंथ के। क्वेश्चन में कह रहा है पैरामैग्नेटिक बताइए, तो आंसर है सी, ऑक्सीजन। इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा, बेरिलियम का। बेरिलियम का मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता, बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू 0 आती है। नेक्स्ट आता है टॉपिक हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड एक तरीके का वीक बॉन्ड है,
जो तब बनता है जब हाइड्रोजन डायरेक्टली फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन में से अटैच हो किसी के साथ, यानी कि पीरियोडिक टेबल के ये 3 मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, इनमें से अगर हाइड्रोजन इनके साथ अटैच होती है तो इस तरह की हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर एक वीक बॉन्ड बनाने की कोशिश करती है, जो कि कोवेलेंट बॉन्ड से वीकर होता है। उस बॉन्ड का नाम होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। HF के मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड होने की वजह से HF का मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ स्टिक करता है वीक बॉन्ड की वजह से। Got it? In the above example, hydrogen acts as a bridge between two atoms which hold one atom by covalent bond and the other by hydrogen bond. तो यहाँ पर ये वाला तो बॉन्ड जो है वो प्योर कोवेलेंट हो, जबकि ये वाला बॉन्ड जो है वो कैसा है, डॉटेड बॉन्ड कैसा है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड को डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं और कोवेलेंट बॉन्ड को सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। बाकी कंपाउंड की फिजिकल स्टेट जो होती है वो हाइड्रोजन बॉन्ड डिसाइड करती है। हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ सॉलिड स्टेट में सबसे ज्यादा होती है और गैसेस के अंदर मिनिमम होती है। अब हाइड्रोजन बॉन्ड होता है बेसिकली दो टाइप का, एक होता है इंटरमॉलिक्यूलर और दूसरा होता है इंट्रामॉलिक्यूलर। हाइड्रोजन बॉन्ड दो टाइप का होता है, एक होता है इंटरमॉलिक्यूलर और दूसरा होता है इंट्रामॉलिक्यूलर। सबसे पहले बात करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी कि ये वो हाइड्रोजन बॉन्ड है जो कि दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में मिलेगा। जैसे अमोनिया के दो मॉलिक्यूल, अल्कोहल के दो मॉलिक्यूल, इनके अंदर एग्जिस्ट करने वाला बॉन्ड हो गया इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड का मतलब है जब हाइड्रोजन बॉन्ड अपने ही मॉलिक्यूल के अंदर बने। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, सैलिसिलडिहाइड। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड सैलिसिलडिहाइड, दीज आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसमें कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो बन रहा है वो अपने ही मॉलिक्यूल के अंदर बन रहा है। जो डॉटेड लाइन आपको दिखाई जा रही है वो इंट्रा के लिए है। These are the points related to हाइड्रोजन बॉन्ड। लास्ट वाला पॉइंट हाईली इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करती है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उतना मजबूत हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। तो HF का हाइड्रोजन बॉन्ड HO से ज्यादा मजबूत है और HO का NH से ज्यादा मजबूत है। हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा सॉलिड्स में, फिर लिक्विड्स में और फिर गैसेस में। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेटेड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैन बी डिटेक्टेड बाय यूजिंग फॉलोइंग टेक्निक्स, दैट इज डायपोल मूवमेंट, सॉल्युबिलिटी बिहेवियर, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसमें से कुछ टॉपिक जो हैं वो हायर क्लास के हैं, यानी 12th स्टैंडर्ड्स के हैं। आपके पास एक एल्काइन का मॉलिक्यूल है, क्लोरोफॉर्म है और एक HCl है। अब क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन के सिमिलर है, लेकिन उसके बावजूद भी क्लोरोफॉर्म के अंदर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन पाता है, क्योंकि क्लोरीन का एटम नाइट्रोजन कंपैरेटिव साइज में बड़ा होता है। और हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कंडीशन है कि हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए, साथ ही साथ वो एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव साइज में छोटा होना चाहिए। अब ड्यूटेरियम जो है वो भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, जो कि हाइड्रोजन का एक आइसोटोप है। अब KHF2 का जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, यानी कि HF का सोल्यूशन है, उसके अंदर आपने KF को मिला दिया, तो उसमें KHF2 का जो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से एग्जिस्ट करता है। बॉइलिंग पॉइंट वाटर का H2S से ज्यादा क्यों है? तो रीजन, वाटर के अंदर प्रेजेंट होती है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, जबकि H2S के अंदर होता है वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस, जिसकी वजह से वाटर का बॉइलिंग पॉइंट H2S से ज्यादा है। साथ ही साथ वाटर इसी वजह से रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है और H2S गैस है। सिमिलरली बॉइलिंग पॉइंट अमोनिया का फॉस्फीन से ज्यादा होना, HF का HCl से ज्यादा होना, अमीन्स का बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, दिस इज द ऑल बेस्ड ऑन हाइड्रोजन बॉन्ड। ग्लिसरॉल की विस्कोसिटी, ग्लिसरॉल की विस्कोसिटी, विस्कोसिटी का रीजन, क्योंकि ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल के अंदर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, जिसकी वजह से ग्लिसरॉल जो होता है वो हाईली विस्कस होता है। क्वेश्चन है सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड, आंसर इज ए सॉलिड स्टेट। मोर बॉइलिंग पॉइंट, आंसर इज 3 डिग्री अमीन, सॉरी 1 डिग्री अमीन। 1 डिग्री अमीन के अंदर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। नेक्स्ट आता है सॉल्युबिलिटी। हाइड्रोजन बॉन्ड डिसाइड करता है कि मॉलिक्यूल वाटर में सॉल्युबल होगा या नहीं होगा। अल्कोहल का वाटर में सॉल्युबिलिटी, रीजन इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड।
जितने भी अल्कोहल हैं वो ज्यादातर वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं। अब अगर कोई अल्कोहल वाटर में सॉल्युबल हो रही है तो उसका रीजन है हाइड्रोजन बॉन्ड। अब इंटर तो सॉल्युबिलिटी को बढ़ाता है जबकि इंट्रा सॉल्युबिलिटी को डिक्रीज करता है, साथ ही साथ बॉइलिंग पॉइंट को भी डिक्रीज करता है। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट पैरानाइट्रोफिनॉल से कम होता है। वजह, आंसर है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। विस्कोसिटी का बढ़ना, ग्लिसरॉल के केस के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल के अंदर स्टेबल रहते हैं। which one would have higher entropy if same amounts of two are taken? इनमें से किसकी एंट्रोपी हायर होगी? तो जिनके अंदर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है उनका बीपी कम होता है। जिनका बीपी कम होगा वो तेजी से वोलेटाइल हो जाएंगे, और वोलेटाइल होने से एंट्रोपी की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो सही आंसर हुआ ए, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। अमोनियम salts are more soluble in water because ammonium ion form hydrogen bond. वाटर लिक्विड है, H2S गैस है, सेम आंसर हाइड्रोजन बॉन्ड। एल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट एल्केन से ज्यादा क्यों है? एल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट एल्केन से ज्यादा क्यों है? तो आंसर है एल्कोहल्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड है जबकि एल्केन्स के अंदर वैन फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं। ग्लिसरॉल की विस्कोसिटी का आंसर एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्ड। थायोईथर्स है हायर बॉइलिंग पॉइंट देन ईथर्स। तो थायोईथर्स का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो ज्यादा होता है ईथर्स के कंपैरेटिव, जिसकी वजह से उनका बीपी हायर होता है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ प्योर ईथर्स। मीथेन और वाटर दोनों के मॉलिक्यूलर मास सेम है जबकि मीथेन का बॉइलिंग पॉइंट 112 केल्विन और वाटर का 373। तो मीथेन एक एल्केन है, एल्केन में होती है वैन डर वाल्स फोर्सेज, और वाटर के अंदर प्रेजेंट होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड वैन डर वाल्स फोर्स से ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है जिसकी वजह से वाटर का बीपी मीथेन से ज्यादा है। अब एक कंपाउंड होता है CCl3CHO OH का होल ट्वाइस। इस कंपाउंड को हम बोलते हैं क्लोरल हाइड्रेट। ठीक, क्लोरल जो होता है वो हाईली अनस्टेबल मॉलिक्यूल होता है लेकिन उसका हाइड्रेट स्टेबल हो जाता है जबकि मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होता है उसके बावजूद भी। तो इसकी वजह है कि क्लोरल हाइड्रेट के अंदर प्रेजेंट होती है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो क्लोरल हाइड्रेट के अंदर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होने की वजह से इस क्लोरल हाइड्रेट का मॉलिक्यूल हाईली स्टेबल हो जाता है। एसिटिक एसिड अपना डाइमर बनाता है गैस फेज के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से, जिसकी वजह से एसिटिक एसिड के एक मॉलिक्यूल का मास होता तो 60 है लेकिन डाइमर बनने की वजह से मॉलिक्यूल का मास आ जाता है कितना? 120। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, 12th स्टैंडर्ड के अंदर इस क्वेश्चन को पूछा जाता है सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर।